बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 7। इसमें जो हमारा टॉपिक है ना वो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। अब ये जो टॉपिक है ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एज सच इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, 3 पॉइंट गिवन होगा। अब याद करो, मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो लेक्चर में याद करो कि मैंने कार्टीजियन इक्वेशन बता रखा है। अगर कोई भी प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करे, मान लो कि कोई एक प्लेन ए है, ये ऑलरेडी बता रखा है x1 y1 z1, b x2 y2 z2 और ये सी पॉइंट है। मान लो कि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है x3 y3 z3। ये अगर कोई भी प्लेन इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? याद करो, मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो लेक्चर में बता रखा है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ऐसे बता रखा है मैंने। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से करोगे क्या कि तुम प्लेन का इक्वेशन लिख लोगे कार्टेशियन फॉर्म में, और जब कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, बट इसमें क्या बोल रहा है, ये टॉपिक हमारा क्या है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट। 3 गिवन पॉइंट होगा प्लेन पर, उस तो हमें प्लेन का क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, कैसे निकालोगे? एक तो ऑलरेडी हमें ये पता है, अगर ये पता है तुम्हें तो ये टॉपिक का सच कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि तुम चाहो तो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन से फिर वेक्टर इक्वेशन निकाल लो। दूसरी बात क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन है तो 3 पॉइंट से तुम 2 वेक्टर बना सकते हो। जैसे एक वेक्टर हमने ए सी बना लिया, ठीक है, एक वेक्टर हमने ए बी बना लिया। अब ये जो ए बी और ए सी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। यही होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होगा, ए सी क्रॉस ए बी। ये जो ए सी क्रॉस ए बी है, ये वेक्टर किसका काम करेगा, ये प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा। बिकॉज ये जो हमारा ए सी क्रॉस ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज ए सी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये ए सी क्रॉस ए बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है एंड ए सी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो ए सी क्रॉस ए बी वेक्टर है, ये प्लेन पे नॉर्मल की तरह काम करेगा। और ए बी सी 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपल सा है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का पोजीशन, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मान लो हमने ए पॉइंट सेलेक्ट कर लिया तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर लिखते हैं, तो नॉर्मल की जगह क्या लिखोगे, ए सी क्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू 0। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और अगर तुम्हें ये वाला इक्वेशन याद है, कार्टेशियन फॉर्म वाला इक्वेशन याद है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डायरेक्ट ही प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करते, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन लिखो। फिर क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। तो तुम एक काम तो ये कर सकते हो कि पहले इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाल ले, फिर कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन निकाल ले। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब कि हमारे पास ये प्लेन दे रखा है, ये प्लेन दे रखा है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2 -1। एक हमने ये पॉइंट ए बोल दिया, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया 3 4 2। कहीं पे भी मान लो, ए बी सी को कहीं पे भी 3 पॉइंट मान लो,
ये क्या है 706। अब बच्चे यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स है ना, तो 2 वेक्टर बन जाएगा। एक तो वेक्टर बन गया ए सी, एक बन गया ए बी। इस ए सी और ए बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये जो होगा ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। ये किसकी तरह काम करेगा, प्लेन पे जो नॉर्मल है ना इसकी तरह काम करेगा, बिकॉज ये ए सी पे भी नॉर्मल होगा और साथ में ये हमारा किस पे नॉर्मल होगा, ए बी पर भी नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल हो गया वेक्टर, और कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये हमारा कोई भी ए बी सी में कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें ए सी क्रॉस ए बी निकालना होगा। पहले ए सी वेक्टर निकालना होगा, ए सी वेक्टर है क्या, तो कैसे लिखेंगे ए सी वेक्टर को, 7 माइनस 2 आई कैप प्लस 0 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस ऑफ माइनस 1 के कैप। तो ए सी वेक्टर क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 2 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये तो ए सी वेक्टर मिल गया। ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, बी पॉइंट क्या हमारा 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 4 माइनस 2 जे कैप प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 के कैप। तो ए बी वेक्टर क्या मिल जाएगा हमें, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो ए सी वेक्टर हमने निकाल लिया और ये ए बी वेक्टर हमने निकाल लिया। अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, चाहे तुम ए सी क्रॉस ए बी ले लो या ए बी क्रॉस ए सी ले लो, कोई फर्क एग्जैक्टली नहीं पड़ता है, हमें प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर ही मिलेगा। इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए सी क्रॉस ए बी। ए सी क्रॉस ए बी ले लो, ए बी क्रॉस ए सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिलेगा तो नॉर्मल ही वेक्टर। आई कैप जे कैप के कैप ऐसे ही लेते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट। 5 माइनस 2 7 और ए बी क्या आ रहा है हमारा 1 2 3, इसका डिटर्मिनेंट तो ये हो जाएगा आई कैप और ये क्या हो जाएगा -6 -14 माइनस जे कैप, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 7 प्लस के कैप और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस ऑफ -2 तो +2, तो ये क्या हो जाएगा -20 आई कैप, ठीक है, प्लस 8 जे कैप, अच्छा -8 जे कैप, -8 जे कैप प्लस 12 के कैप। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एन वेक्टर। और ए बी सी पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, मान लो हमने पॉइंट ए सेलेक्ट कर लिया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन आर वेक्टर माइनस जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया उसका पोजीशन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ए बी सी पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते थे, बिकॉज हमें प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट चाहिए और प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो हमने ए पॉइंट सेलेक्ट कर लिया आर वेक्टर माइनस, अब ये जो पॉइंट ए सेलेक्ट किया इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये तो आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर क्या हमारा ये अभी हमने निकाला है -20 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 12 के कैप इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, -4 कॉमन ले सकते हो इस वेक्टर से ना, -4 कॉमन, ये तो डॉट प्रोडक्ट है ना, -4 कॉमन लेके इधर भेज दो, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आर वेक्टर -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डॉट -4 लोगे तो ये हो जाएगा 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस माइनस है ना, ये भी माइनस है, सॉरी यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखा है, तो जब ये माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये -3 के कैप इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया, किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। अब इसको वेक्टर फॉर्म में तुम क्या करो, आर को क्या लिख लो,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये लिखने के बाद तुम क्या करो, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दो। एक तो यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में ला सकते हो, दूसरा अगर तुम्हें इक्वेशन याद है तो एक ही लाइन में कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। प्लेन का इक्वेशन अगर तुम्हें ये वाला याद है, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, यहाँ से भी ला सकते हो। एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन, और ये क्या हो जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बच्चे प्लेन का है ना, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। इससे भी तुम क्या कर सकते हो, एक ही लाइन में आंसर कर सकते हो। पॉइंट क्या हमारे पास प्लेन पर, पॉइंट है क्या, टू टू। ए पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, टू टू माइनस वन। बी पॉइंट क्या हमारे पास, 342 706 342, और सी क्या है 706। इस पॉइंट को हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये x1 y1 z1 है, और इसको मान लेते हैं कि ये x2 y2 z2 है। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा x3 y3 एंड z3 है। ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे आएगा, x माइनस एक्स वन क्या है 2, y माइनस वाई वन 2, z माइनस जेड वन तो प्लस वन, x2 माइनस एक्स वन तो क्या हो जाएगा 3 माइनस टू 1, फिर y2 माइनस वाई वन तो 4 माइनस टू तो 2, 2 माइनस ऑफ माइनस वन तो 3, फिर हमारा क्या हो जाएगा x3 माइनस एक्स वन 7 माइनस टू 5, फिर क्या होगा 0 माइनस टू माइनस टू, फिर 6 माइनस ऑफ माइनस वन 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कहने का ये मतलब है, एक तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दूसरा तुम यहाँ से भी कार्टेशियन फॉर्म से निकाल सकते हो। आर को तुम क्या मान लो, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप मान के इसको सॉल्व कर लो, तो भी प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो बस ये समझ में आना चाहिए ये टॉपिक क्या था, मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। बस तुम याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन है ना प्लेन पर, तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना लो, उन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो प्लेन पर नॉर्मल हो जाएगा, और 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ये वाला इक्वेशन लगा दो, तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच का एंगल। बच्चों एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पहले हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में करते हैं। मान लेते हैं दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है ना, उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। सबसे पहली बात तो तुम ये याद रखो, सबसे पहली बात याद रखो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये किसके इक्वल होता है, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। इस सब का प्रूफ है, बट प्रूफ अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिंपल है, प्रूफ आता नहीं है। बस तुम्हें याद क्या रखना है कि अगर दो प्लेन के बीच का एंगल बोले निकालने के लिए, तो तुम क्या करो, दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल लो, तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल आ जाएगा। मान लो कि हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दो प्लेन दे रखा है, एक प्लेन दे रखा है आर डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1, ये पहला प्लेन दे रखा है। मान लो ये हमारे पास पाई वन प्लेन है, आर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2, ये हमारा मान लो कि ये पाई टू प्लेन है, दो प्लेन है। अगर मैं बोलूं कि इन पाई वन एंड पाई टू प्लेन के बीच का एंगल निकालो, तो बीच का एंगल निकालो, इसका मतलब कि ये जो पाई वन प्लेन पर ये जो नॉर्मल n1 है और पाई टू प्लेन पर ये जो नॉर्मल n2 है, इसके बीच का एंगल निकाल लो, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन के बीच का एंगल। पहली बात। दूसरी बात क्या कि जब भी हम लोग बोले ना कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालो, या फिर बोलें कि दो प्लेन के बीच का एंगल निकालो, तो हमेशा हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं। समझ में आ रही बात, हमेशा क्या करते हैं, एक्यूट एंगल की बात करते हैं। तो मान लिया हमने कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन, एंगल बिटवीन द प्लेन्स पाई वन एंड पाई टू।
हमने मान लिया कि पाई 1 और पाई 2 के बीच जो एंगल है वो क्या है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल जो है वो थीटा हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने का मतलब कि उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना है, तो इनके नॉर्मल के बीच का, नॉर्मल क्या है, वेक्टर है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हो, ऐसे ही तो निकालते हो, डॉट प्रोडक्ट से, n1 डॉट n2 इसका अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ऐसे ही निकालते हैं ना। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब यहाँ पे बस ध्यान में रखेंगे, ये मॉड लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए। तो यहाँ से जो हमें थीटा मिलेगा ना, थीटा क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स n1 डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। ये जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, एंगल बिटवीन द लाइन या एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, सॉरी एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स, बिटवीन द प्लेन्स, प्लेन्स के बीच का एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल कभी बोलेगा नहीं निकालने के लिए, हमेशा बोलेगा फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। तो जैसे ही बोले ना फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन, इसका मतलब एक्यूट एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, पाई में से एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई माइनस थीटा कर दो, तो पाई माइनस थीटा क्या हमारा, कॉस इनवर्स n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों, अगर हमारे पास प्लेन किस फॉर्मेट में है, प्लेन अगर हमारा वेक्टर फॉर्म में है तो इसके बीच का एंगल ये होगा। अब अगर दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हमने क्या बोला, रिमार्क 1, इफ पाई 1 प्लेन एंड पाई 2 प्लेन, पाई 2 आर परपेंडिकुलर प्लेन। अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों प्लेन पर जो नॉर्मल होगा ना वेक्टर, वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो गई, n1 डॉट n2 वेक्टर ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। एक तो तुम ऐसे देख सकते हो, दूसरा देख सकते हो, अगर पाई 1 और पाई 2 परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, थीटा पाई बाई 2 तो कॉस पाई बाई 2 ज़ीरो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो, तो फिर ये पूरा जो राइट हैंड साइड है ये भी ज़ीरो होगा। तो ये राइट हैंड साइड ज़ीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर ज़ीरो होगा। न्यूमरेटर क्या है, n1 डॉट n2, तो n1 डॉट n2 ज़ीरो होगा। यहाँ से भी देख सकते हो, समझ में आ रही होगी बात। तो ये हो गया हमारा रिमार्क 1। रिमार्क 2, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ़ पाई 1 एंड पाई 2, पाई 1 एंड पाई 2 आर पैरेलल प्लेन्स, अगर ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हो गए, पाई 1 और पाई 2 पैरेलल हो गए, तो दोनों पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी पैरेलल होगा, दोनों पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी पैरेलल होगा। तो फिर दो मतलब n1 एंड n2 ये पैरेलल वेक्टर होंगे। तो पैरेलल वेक्टर का कंडीशन क्या है, n1 वेक्टर को तुम लैम्डा n2 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ये कंडीशन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया एंगल बिटवीन द प्लेन्स इन वेक्टर फॉर्म। अब आते हैं हम लोग एंगल बिटवीन द प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में समझ गए, तो कार्टेशियन फॉर्म ये तो बस ऐसे ही है। मान लो कि हमारे पास एक प्लेन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा प्लेन हमारा पाई 1 दे रखा है। फिर ये है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा प्लेन पाई 2 दे रखा है। एक प्लेन है पाई 1, दूसरा प्लेन है पाई 2। इन दोनों प्लेन्स के बीच का हमें एंगल चाहिए। तो दो प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होता है, उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल। तो पहले प्लेन पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, वो a1 b1 c1। दूसरे प्लेन पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, a2 b2 c2। समझ में आ रही है बात ना। तो अगर मैं बोलूँ कि जो पहला प्लेन है उस पर नॉर्मल वेक्टर n1 है, तो n1 वेक्टर क्या होगा, यही होगा ना, a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप। दूसरे प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर अगर वो n2 है तो n2 वेक्टर क्या होगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये हो जाएगा।
अब मान लिया कि थीटा एक्यूट एंगल है, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल। हमने मान लिया कि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है बिटवीन द प्लेन, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मॉड यही होगा ना, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। n1 वेक्टर क्या हमारे पास यही है ना, a1 आई कैप b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप के साथ, अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स डेटा ये मॉड, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, कोई भी रटने वाला फॉर्मूला तो है ही नहीं, बस समझ जाना है। ये सब फॉर्मूला तो हमने वेक्टर में ही पढ़ा था। फिर यहाँ पे रिमार्क 1, इफ प्लेन्स π1 एंड π2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों प्लेन π1 एंड π2 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा π/2, तो कॉस π/2 क्या होगा 0। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा तो फिर ये जो हमारा राइट हैंड साइड ये है ये भी 0 होगा, ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब ये 0 हो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है दोनों प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर का, यही है ना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये 0 के इक्वल होगा। ये कंडीशन आ गया। रिमार्क 2 में क्या बोल सकते हैं, इफ प्लेन्स π1 एंड π2 आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों प्लेन है ना π1 एंड π2, अगर ये एक दूसरे पे पैरेलल है, तो प्लेन पैरेलल है तो प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी पैरेलल होगा। नॉर्मल वेक्टर क्या n1 एंड n2। अगर n1 वेक्टर क्या हमारे पास, n1 वेक्टर यही है ना a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप, b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ये हो गया n1 वेक्टर। n2 वेक्टर क्या हो जाएगा a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है तो इन दोनों वेक्टर्स के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ से हो जाएगा a1 अपॉन b1, सॉरी a1 अपॉन a2, b1 नहीं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर कोई भी दो प्लेन पैरेलल हुआ तो ये कंडीशन आ जाएगा। कहने का मतलब है कि उनके जो नॉर्मल वेक्टर हैं उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन द प्लेन। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। एक प्लेन ये दे रखा है, एक प्लेन ये दे रखा है। पहले प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर वो क्या है, वो ये है। दूसरे प्लेन पर ये नॉर्मल वेक्टर है। तो बस एक ही लाइन में एंगल आ जाएगा। मान लिया हमने लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन। थीटा जो है दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल है। तो पहले वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 -1 एंड 1। दूसरे नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 एंड 2। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स मॉड ऑफ n1 क्रॉस n2, सॉरी n1 डॉट n2। तो चलो मैं लिख देता हूँ n1 डॉट n2
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। यहाँ पे n1 वेक्टर क्या हो जाएगा, यही होगा ना, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। n2 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। कॉस इनवर्स n1 डॉट n2 क्या होगा, 2 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × 2 अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2² प्लस 1² प्लस 1²। ये क्या हो जाएगा, 1² प्लस 1² प्लस 2²। इसका डिटर्मिनेंट यही थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स 2 - 1 प्लस 2 अपॉन 4 5 6 √6 इंटू √4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4 - 1 3/6। मतलब ये थीटा हमारा क्या हो गया, कॉस इनवर्स 3/6। यही हमारा एंगल हो गया। ये एक्चुअल में एक्यूट एंगल आया। ये क्या आया, एक्यूट एंगल आया। क्यों एक्यूट एंगल आया, बिकॉज ये हमें ना, इसे निगेटिव नहीं था, ये पॉजिटिव था, इसे हमें निगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये एक्यूट एंगल आया। ऑब्ट्यूज एंगल बोले तो क्या करोगे, ऑब्ट्यूज एंगल पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा क्या है, कॉस इनवर्स 3/6 मतलब 1/2। ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, जो प्लेन दे रखा है ना वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, देख लो। तो यहाँ पे जो इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, कई बार बता दिया, क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। सेकेंड प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। थीटा मान लिया हमने एंगल बिटवीन द प्लेन, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स डिटर्मिनेंट n1 डॉट n2 क्या होगा, 1 × 2 प्लस 1 × प्लस क्या होगा 2 × 1 अपॉन √1² प्लस 1² प्लस 2² √2² प्लस 1² प्लस 1²। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 - 1 प्लस 2 अपॉन √6 × √6। ये तो वही है शायद, कॉस इनवर्स 3/6 1/2। मतलब ये पहले क्वेश्चन में भी सेम एंगल आया, पहले क्वेश्चन में भी, मतलब ये पहले ही क्वेश्चन को ना इसने वेक्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, देख लेते हैं। नहीं, अलग अलग है, यहाँ पे 15 है। मतलब ये जो है ना हमारा प्लेन, ये अब कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। तो एक ही बात है यार, एक ही टाइप से निकालते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो प्लेन दे रखा है, और क्या बोल रहा है कि शो डैट ये दोनों प्लेन जो है ना राइट एंगल पे। अगर ये दोनों प्लेन राइट एंगल पे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों वेक्टर दोनों प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर को हमने n1 वेक्टर मान लिया, वो क्या है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। दूसरे प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर को हमने n2 वेक्टर मान लिया, वो क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। हमें दिखाना है कि ये प्लेन और ये प्लेन नॉर्मल है। मतलब क्या है कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना, इसके डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो दिखाना है। अगर प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। अब नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों नॉर्मल्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें ये दिखाना है कि 2i प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप, इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो दिखाना है। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, क्या आ जाएगा 2 × 3 प्लस 6 × 4 प्लस 6 × क्या हो जाएगा 6 प्लस 24 माइनस 30 ज़ीरो। हो गया, बस इतना ही तो प्रूफ करना था। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो लैम्डा का वैल्यू निकालो। ये जो लैम्डा दिख रहा है ना, ये सब 1 1 सेकेंड का क्वेश्चन है।
अगर दोनों पहले प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। दूसरे प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, बिकॉज प्लेन परपेंडिकुलर है तो प्लेन पर नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। कहने का मतलब है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप इस वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर दे रखा है ना 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, 2 × 3 प्लस क्या होगा -1 × 2 प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा × 2 इज इक्वल्स टू 0। 6 - 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 लैम्डा, 6 - 2 4 तो -4, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू -2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया।